अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के हमारी राशिफल के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी मार्च और अप्रैल की कुछ परिस्थितियों को लेकर के। ग्रहस्थितियां क्या बनती भी नजर आ रही हैं और उसमें हम तीन तीन राशियों के क्रम में बात कर रहे हैं, जिसमें हम तुला, वृश्चिक और धनु को लेकर आज के एपिसोड में बात करेंगे। कैसे ये मार्च और अप्रैल का महीना आपका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 14 तारीख यानी 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक सूर्य राहु के साथ संचरण करेंगे, जबकि राहु के साथ ही बुध देव भी जा चुके हैं, जो बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य के कारक और प्रबंधन के कारक कहलाए जाते हैं। ये सभी मीन राशि पर गोचर करेंगे। तीन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या शुभाशुभ परिणाम आपके लेकर आ रहा है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बात सबसे पहले राशियों के क्रम में तुला की करेंगे और फिर हम दो राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा गृहस्थिति को समझ लेते हैं। राहु अपनी वक्र अवस्था में मीन राशि पर चल रहे हैं, वहां चलायमान होने के साथ साथ में बुध वहां पर आ चुके हैं। साथ ही 14 तारीख को सूर्य भी वहां पर पहुंच जाएंगे। स्वाभाविक है कि मीन राशि में राहु तो अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन बुध यहां पर नीच के होकर के आ रहे हैं और जड़त्व दोष को भी उत्पन्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब सूर्य भी यहां पर 14 मार्च को यहां पर पहुंचेंगे और 14 अप्रैल तक रहेंगे, तो तब सूर्य भी यहां पर एक ग्रहण योग नामक योग को यहां पर उत्पन्न करेंगे। राहु के साथ जाने से हर एक ग्रह एक अलग योग बनाता है और उसको लेकर सविस्तार हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अब यहां पर तुला राशि के राशिफल को थोड़ा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। आपको बता दें, यह राशिफल आपकी जन्म राशि अथवा बोलते हुए नाम राशि के आधार पर भी आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तुला राशि के लिए यह ग्रह गोचर की स्थिति आपके छठे भाव पर बनने वाली है। मित्रों, इस बात को समझ लीजिए, छठा भाव हमारे लिए ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। ऋण, रोग और रिपु तीनों के लिए हम जो विचार करते हैं वो छठे भाव का करते हैं। और खास बात यह कि आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश के कारक ग्रह सूर्य देव एकादशेश होकर के आपके छठे भाव पर जा रहे हैं। हालांकि कई दृष्टि से हम देखें तो यह स्थिति यहां पर बहुत बेहतर नहीं बन पा रही है, लेकिन हम कैसे हम एक प्रतिकूल अवस्थाओं में हम प्रतिकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे, थोड़ा पॉजिटिव होकर के समझेंगे। वैसे तो वाणी के कारक यहाँ पर भाग्यश होकर के आपके छठे भाव में जा रहे हैं, नीच हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाग्य का एक साथ तुला राशि को मिल रहा था या मिल पा रहा था, उसको लेकर के कमियां देखी जा सकती हैं। लेकिन क्या इन राशियों पर, इसके दुष्परिणामों पर कैसे हम प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकें, उसके लिए भी थोड़ा विचार हमें यहां पर जरूर करना होगा। देखिए, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम, यह सूक्ति अपने आप में ये बात तो बता रही है कि भाग्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस बात से भी दो राह नहीं है कि भाग्य का निर्माण भी कहीं ना कहीं कर्मों के ही अधीन होता है, चाहे वो आज के कर्म हो या पहले के कर्म हो। संचित कर्मों का भी एक विस्तार और परिणाम अपने आप में प्रताप देखा जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुला राशि के जो जातक हैं, वह प्रातःकालीन एक नियम बना ले। अगर आप सफलता चाहते हैं, एक नई अचीवमेंट आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रत्येक दिन भगवान गणपति का स्मरण करने के बाद ही कहीं भी निकलें, क्योंकि इनके इष्टदेव बुध होते हैं और बुध की स्थिति अभी ठीक नहीं है और बुध के अधिष्ठात्री भगवान गणपति हैं। इसलिए आप गणेश जी से निवेदन करके, प्रार्थना करके ही आगे बढ़ें। और हो सकता है कि इस दशा काल में भाग्य जब आपका साथ भी ना दे रहा हो और आप इस उपाय को करते हैं, तो आप काफी कुछ यहां पर प्राप्त भी कर सकेंगे। खासकर फाइनेंस स्टेटस की हम बात करें यहां पर, तो फाइनली यहां पर जब बुध नीच के भी हो रहे हों, तब अगर गणपति जी आपका साथ देते हैं, आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है, तो आप कहीं ना कहीं कर्ज से आप मुक्ति पाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जबकि व्यय के भाव के मालिक बनकर के भी आपके छठे भाव में बुध हैं, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी अपने वित्त को आप कहीं वेस्ट ना करें। आप इन्वेस्ट के तौर पर अगर उसको लगाते हैं, तो आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम के साथ या आपको उल्टा बढ़ करके प्राप्त होगा। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। आईएएस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें,
ताकि आपका भाग्य आपके साथ रहे। और जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, भाग्य उसका हमेशा साथ देता है, परमात्मा उसके हमेशा साथ देते हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस क्रम में अब हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक के लिए आपका पंचम भाव के अंदर यह स्थिति रहेगी। राहु का यहाँ पर आना आपके हालांकि थोड़ा सा आपकी चिंता को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी संतान पक्ष को लेकर के यहाँ पर आपको कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। राहु यहाँ पर बेहतर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन जो कंसीव बेबी कंसीव के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और हाँ, आपके राजकीय कार्यों में थोड़ा सा बाधाएं देखी जा सकती हैं। अगर आप कहीं ना कहीं राजकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप प्रशासन में काम करते हैं, आप राजनीति में काम करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल 1 महीने के अंदर आपको बड़ी सजग और सावधानियों के साथ रहना होगा। हो सकता है कहीं आप पर किसी और किए हुए व्यक्ति के कारण भी आपको लांछन लग सकता है, आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकता है। इसलिए इस बात को खासा आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज का यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, भगवान सूर्य की उपासना नियमित वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन ग्रह गोचर प्रतिकूल हो तो ऐसी परिस्थितियों में आपको विशेषकर भगवान सूर्य की आराधना करनी ही चाहिए। आपके षष्ठेश बनकर के, आपके अष्टमेश बनकर के बुध भी नीच हो रहे हैं। एकादशेश और अष्टमेश का नीच होना सीधा सीधा यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को प्रधानता देनी है, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और हो सके तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रत्नों पर मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देता हूं, क्योंकि रत्नों के कई बार साइड इफेक्ट भी होते हैं, और फिर कितने दिन के लिए हम किस प्रकार के रत्नों को धारण करें। इसलिए कुछ वैदिक और नेचुरोपैथी के हिसाब से हम अगर उपाय करें तो ये आपके बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म इनका बेनिफिट भी मिलता हुआ नजर आता है। अब इस क्रम में हम बात कर लेंगे अंतिम और कन्या राशि, सॉरी, धनु राशि के, क्योंकि तुला, वृश्चिक और धनु 3 पर हम चर्चा कर रहे थे। धनु राशि के लिए बात करेंगे तो आपका गोचर यह चतुर्थ भाव पर स्थित रहेगा। कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके साथ व्यवहार को लेकर के आपको सतर्क और सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि हो सकता है इस समय में उनके साथ मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे समय में आपको उनका प्यार, उनका स्नेह आपको जो है प्राप्त करना है। और कहीं ना कहीं आपके दशमेश भी नीच हो रहे हैं, आप आमने सामने की स्थिति रहेगी, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप अपने जॉब प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अप डाउन देखा जा सकता है। भाग्येश भी नीच हो रहे हैं, सॉरी, भाग्येश भी आपके ग्रहण योग के साथ में चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पर है कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ नई चीजों की एंट्री आपके इस समय हो सकती है। नया वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट में भी आप निवेश कर सकते हैं, उसके भी अच्छे सुखद परिणाम मिल सकते हैं। परिवार के साथ में घूमने फिरने का एक प्लान आप तैयार कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान इन बातों का रहेगा कि वाणी पर पूरा संयम रखें, अति उत्साह में आकर के आप कोई कार्य न करें। धनुराशि के जातकों के लिए एक चीज और मैं जाते जाते बता देता हूं, आप हो सके तो भगवान शिव आराधन करें। भगवान शिव की आराधना से आपको सब कुछ मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सूत्र के साथ में आप जीवन को जिए। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राधे राधे।